विनिर्माण उद्योग क्लास 10th ज्योग्राफी है ना, चैप्टर है, और चैप्टर 6 है विनिर्माण उद्योग है। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन चीनी चाय मिट्टी के दीप भी खरीदे, मिट्टी के दीपक खरीदे। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वो हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते कपड़े चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं। दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु का निर्माण कहा जाता है। वस्तु का निर्माण किसे कहते हैं? ठीक है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ना से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं? कई सारे कपड़े रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति कौन हो सकते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सेवा क्षेत्र, निर्माण तो द्वितीय क्षेत्र में आता है ना। निर्माण द्वितीय में निर्माण आएगा सर, दूसरा में। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का कार्यक्रम आएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में जो लगे हुए व्यक्ति हैं, मतलब विनिर्माण करने वाले जो लोग हैं, वो कच्चे माल को क्या करेंगे? परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर देंगे। यस सर, यस सर। तो ये याद रखना है। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हो सकता है एक प्रश्न का तरीका। द्वितीय वर्ग में आएंगे। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग का मतलब है द्वितीय क्षेत्र, ठीक ना, द्वितीय क्षेत्र है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है के लिए। विनिर्माण का महत्व क्या है? विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। विकास की रीढ़ विनिर्माण उद्योग, आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं ऐसे? क्योंकि भाई विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। एक ये प्रश्न का तरीका हो सकता है कि विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्य रूप से विकास की और विशेष रूप से, सामान्य रूप से तो विकास की है, विशेष रूप से आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। और रीढ़ समझे जाने का कारण है कि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है ना। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। कौन से विचार पर भाई? बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के विचार पर आधारित है, ठीक है ना। जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। जो पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए, उनका मूल उद्देश्य क्या रहा है? जो क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं उनमें कमी लाना, है ना, उनको दूर करना। बात समझे? कि और फिर आगे क्या है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। निर्मित वस्तुओं का निर्माण वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसलिए विनिर्माण विकास और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। और भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। ओके, समझ में आया? ये प्रश्न बन जाए और क्योंकि देकर 1 2 3 4 ये ऑप्शन दे दिया जाए, फिर ABCD करके दे दिया जाए ऑप्शन, तो आपको अगर पता है तब तो आप सही उत्तर दे दो, नहीं तो आप गलत करके आओ। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। याद रखना, कृषि और उद्योग एक दूसरे के
पूरक होते हैं। कृषि के विकास ने ही उद्योगों के विकास को तय किया है ना। कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाना था, पंप सेट, इंजन, ट्यूबवेल, बिजली वाला मोटर, सबका विकास हो गया। खेती का विकास और अच्छे से हुआ, ढंग से हुआ, कमाई होने लग गई किसानों की। तो क्या हुआ, किसानों ने अब पाइप उद्योग भी चल गया। पाइप आती ना, फैला देते पूरे खेत में, पानी जाता रहता झरझरा के, नाली की जरूरत नहीं पड़ रही अब। बात समझे। कृषि के विकास की ही बात है कि ट्रैक्टर आ गए मार्केट में। कृषि अगर उन्नत अवस्था में नहीं होती तो ट्रैक्टर जैसे उद्योग का फलना फूलना तय नहीं था। कितनी माटी धो देता कोई, है ना। थ्रेसर आ गया और बहुत सारे आ गए, हैरो है, रोटावेटर है, हर पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें है ना। कृषि का विकास, इधर देखिए रसायन उर्वरक का विकास हुआ। बात समझ रहे हैं ना। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं और कृषि पर ही निर्भर है। कि आपका कपड़ा उद्योग भी चल रहा है, चीनी उद्योग चल रहा है, खांडसारी उद्योग चल रहा है, आपका बेकरी वाला उद्योग चल रहा है। ये सब इसी से चल रहा है ना भाई, इसी पर आधारित है पूरी तरह से। सर तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। सर पूरक का मतलब निर्भर होता है? नहीं, पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे पर, हाँ, एक दूसरे से उनके एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक दूसरे से सहसंबंधी हैं दोनों। ठीक है। ठीक है। कृषि का विकास जितना होगा उतना ही इधर तकनीकों का विकास होता चलेगा। जैसे जैसे किसान की स्थिति सुधरेगी वैसे वैसे रासायनिक उर्वरक का विकास होता रहेगा। ट्रैक्टर उद्योग, हाल उद्योग, कल्टीवेटर उद्योग, ये वाला उद्योग है ना, सारा का सारा सब चलता रहेगा। पहले हमने आपको बताया हुआ है कि कृषि का उत्पादन ही निर्धारित करता है कि शहरी जीवन कैसा होने वाला है। पहले भी बताया है ना आपको। कैसे, ये कैसे होता भाई। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन जितना अधिक होगा शहरी जीवन उतना ही आसान होगा। सर अधिशेष उत्पादन का तात्पर्य ओनली साधारण उत्पादन से ही ना? नहीं, अत्यधिक उत्पादन। जरूरत जो आवश्यकता है लोगों की, हाँ हाँ, उससे अधिक का उत्पादन। अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया और ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं और इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवा, प्लास्टिक पाइप, मशीन, कृषि औजार, ये सब पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास और स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी क्या हुई है, सक्षम हुई है। मतलब विनिर्माण उद्योग का विकास और स्पर्धा ने क्या कर दिया, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया को भी सक्षम बना दिया है। ठीक है ना। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। चलिए, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन गैस विद्युत ऊर्जा का योगदान है। ठीक है। विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना है, 27% में से 17% का। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ। उपयुक्त सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना इसलिए की गई ताकि विनिर्माण उद्योगों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो सके। औद्योगिक अवस्थिति की बात करें,
उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योगों की स्थापना किस पर निर्भर करती है? कच्चे माल की उपलब्धता पर, श्रमिक पर, पूंजी पर, शक्ति के साधन पर, बाजार पर। इतनी चीजों पर उद्योगों की स्थापना निर्भर करती है। इन सभी कारकों को एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। उसके लिए बाजार भी होना चाहिए, उसके लिए ऊर्जा खपत भी जरूरी है, उसके लिए सस्ते श्रम भी जरूरी है, उसके लिए एक परिवहन साधन की भी उपलब्धता जरूरी है। परिवहन साधन की उपलब्धता का मतलब है, आप देखेंगे तटीय बंदरगाह उनको जल्दी से वहां मिल जाते हैं, तो उनका व्यापार भी विदेश में आसानी से हो सकता है। सस्ते श्रम उपलब्ध हो रहे हैं दक्षिण भारत में, बात समझे। इस वजह से चीनी उद्योग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो गया, ठीक है ना। इन सभी कारकों के स्थान पर जाना असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। विनिर्माण के लिए जरूरी तो नहीं है कि ये सारी चीजें मिल ही जाए, लेकिन ये जरूर है कि भाई विनिर्माण के लिए वही स्थान जरूरी है, वही स्थान उपयुक्त हो सकता है जहां पर ये चीजें उपलब्ध हो सके या फिर कम कीमत पर इनको उपलब्ध कराया जा सके। बात समझ आई। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण शुरू होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण बढ़ता ही है ना। उद्योग स्थापित हुआ, उसके आसपास दुकानें भी लगना शुरू हो जाएंगी, मजदूर जाना शुरू हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, सब्जी का बाजार लग जाएगा, वहीं पे चाय की दुकान लग जाएगी, वहीं आसपास मकान भी बन जाएंगे, फिर रहने भी लग जाएंगे वो लोग वहीं पे। उस शहरीकरण का एक दौर शुरू हो जाएगा। औद्योगिकरण ने ही शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। अब अगर उद्योग लग रहे हैं तो हॉस्पिटल भी बनेंगे ही बनेंगे, स्कूल बनेंगे, पार्क बनेंगे, सब बनते रहेंगे, फिर धीरे धीरे सब विकास हो जाएगा। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण नगरीकरण साथ साथ चलते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। नगर उद्योगों को बाजार और सेवाएं, सेवाएं कौन सी? बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह, ये सब उपलब्ध कराते हैं। कौन? बाजार और सेवाएं, ठीक है। सॉरी, नगर, नगर जो होते हैं उद्योगों को क्या दिलवाते हैं? बाजार और सेवा दोनों दिलवाते हैं। सेवा भी कौन सी है? बैंकिंग है, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह है। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम समूहन बचत कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। किसे कहते हैं समूह बचत? नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, इसे बोलते हैं समूहन बचत, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, है ना। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित। स्वतंत्रता से पहले जो भारत का विनिर्माण उद्योग था वो कैसे था भाई? वो दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित हुआ करता था, मतलब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे हुए थे। उसके बाद कुछ नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में आते हैं जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे हुए थे। उद्योग और बाजार के संबंध की बात कर लें। यहाँ पर देखिए निवेश है। निवेश कच्चा माल के रूप में भी हो सकता है, उसकी घटक के रूप में हो सकता है। कच्चा माल क्या हो सकता है भाई? ठीक है। उत्पादन घटक क्या है? ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना। अवसंरचना क्या है? परिवहन है। परिवहन कारखाना, कारखाना बनेगा, परिवहन है ना। कारखाना में क्या होगा? तैयार माल बनाया जाएगा, फिर इसका परिवहन होगा, ये परिवहन हो गए, बाजार में जाएगा, बाजार से क्या होगा? पैसा मिलेगा, और पैसा मिला फिर से निवेश होगा। ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। उद्योग और बाजार का संबंध कैसा है? एक साइक्लिंग प्रक्रिया है। नहीं, किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों, निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ये सरकारी नीतियों और निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ये का क्या मतलब है भाई? कोई भी उद्योग लगाना चाहता है, सरकार क्या करती है ना, सरकार उसे जमीन अलॉट कराने का काम करती है, सरकार प्रशासनिक सुविधा देने का काम करती है, सरकार थोड़ा बहुत छूट भी देने का काम करती है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए। बात समझे। तो सरकार की वो नीति भी जरूरी है कि पता चले कोई कंपनी आए, उसको जमीन ही अलॉट नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे उसका पैसा है। मूवी आई थी जो चक्रव्यूह, आप लोगों ने देखी होगी,
एक पाइप वाला कोई प्रोजेक्ट रहा है, तो वो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो लटका का लटका रह गया 10 साल से, सरकार उसमें कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वो इन्वेस्टर कहाँ आया फिर? या एक का काम अटक गया, दूसरा कोई इन्वेस्टर पहुंचेगा वहां पे 1500 करोड़ रुपया लेके कि हम इन्वेस्ट करने वाले हैं? बात समझ आ रही है? तो ये सरकार की नीतियां और निपुण श्रमिक, ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ती है। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति क्या होती भाई? एक तो ये कि कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कैसी हो? कम होनी चाहिए, ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए भाई। उत्पादन के वितरण की लागत, ये क्या है? ठीक है, तो वितरण की लागत, बाजार से दूरी। जो वितरण की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत है, ये निर्भर किस पे करती है? बाजार की उपस्थिति पर, ठीक ना? बाजार पास में है कि दूर है? तीसरा, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय। इसके अलावा उस स्थान पर उत्पादन की क्या लागत है? अब उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। उद्योगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं। ट्रांजिस्टर है, बिजली का बल्ब है, वनस्पति तेल है, सीमेंट है, कांच का सामान, पेट्रोल है, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां, ये सब क्या है? औद्योगिक उत्पाद है। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पे कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के हैं, खनिज आधारित, कृषि आधारित। कृषि आधारित क्या भाई? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल, ये सब क्या है? कृषि आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं? लोहा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रोल, रसायन उद्योग। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, ये बात। दूसरा, प्रमुख भूमिका के आधार पर देखा जाए तो प्रमुख भूमिका क्या है? प्रमुख भूमिका के आधार पे आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, ये क्या होते हैं भाई? ये क्या है? प्रमुख भूमिका के आधार, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग के बारे में कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है, और आधारभूत कितने उद्योग हैं? 8। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हों, वो हैं क्या? आधारभूत उद्योग। इसमें लोहा इस्पात है, तांबा प्रगलन है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, ये सभी क्या है भाई? आधारभूत उद्योग हैं। अगला है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग ये क्या होते हैं? जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, उसमें चीनी है, चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन, ये सारे क्या हैं? उपभोक्ता उद्योग हैं, ठीक है ना? ये सब उपभोक्ता उद्योग हैं। तीसरा प्रकार क्या है? तो ये फिर से एक बार बता। तो आधारभूत उद्योग क्या हुए? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर। लौह अयस्क, लौह अयस्क पर कौन सा उद्योग निर्भर है? लोहा उद्योग निर्भर है भाई, है ना? लोहा, लोहे पर देखेंगे ट्रक उद्योग, बस उद्योग, गाड़ी उद्योग, हवाई जहाज उद्योग, परिवहन उद्योग, सब निर्भर उसी पे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बननी है, लोहा उद्योग पर ही आश्रित है सब। सीमेंट, सीमेंट भी है, कंक्रीट के पुल बन रहे हैं, कंक्रीट की सड़कें बन रही है, कंक्रीट के मकान बन रहे हैं, कंक्रीट के गली कूचा, नाली नाला बन रहा। ओके, चलिए। उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या है फिर? जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु होते हैं, सीधा उपभोग हम कर सके जिसको, वो आपका क्या है? उपभोक्ता उद्योग होता है। इसमें चीनी, चीनी का हम सीधा उपभोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
चाय बना के पी सकते हैं, घोल के काट पी सकते सकते हैं, हैं। बना के खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दंत मंजन है, लगा के यूज कर सकते हैं। कागज उद्योग है, लिखने पढ़ने का काम कर सकते हैं। पंखा उद्योग है, हवा भी ले सकते हैं। सिलाई मशीन है, ये सब क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। इनका हम सीधे सीधे यूज करते हैं, ये सीधे हमारे यूज में। तो दो आधार पे अभी तक देखें, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हमने देखा, दूसरा हमने प्रमुख भूमिका के आधार पर देखा, तीसरा आधार कौन सा है, पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर तो वैसे लघु है ना, सॉरी सूक्ष्म, मध्यम, लघु, बृहद ऐसे होना चाहिए, यही होना चाहिए ना भाई। लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। ये निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जो निवेश सीमाएं हैं उद्योगों पर वो बदलती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। ये निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर देखें, कितने प्रकार के उद्योग हैं स्वामित्व के आधार पे, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक उद्योग कौन से हैं, सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होंगे, सरकार द्वारा संचालित होंगे। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, सरकार द्वारा संचालित होंगे। इसमें आप भेल का नाम ले सकते हैं, सेल का नाम ले सकते हैं, गेल का नाम ले सकते हैं, बेल का नाम ले सकते हैं, ओएनजीसी का नाम ले सकते हैं, आईओसी का नाम ले सकते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड का नाम ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, इन सब के नाम हम ले सकते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित लोगों के स्वामित्व में, उनके द्वारा संचालित। मतलब कोई एक ऐसा उद्योग है जो एक व्यक्ति के स्वामित्व में होगा या और उसके द्वारा संचालित किया जाएगा, या फिर ऐसा भी उद्योग होगा जो लोगों के स्वामित्व में होगा और उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब लोगों के द्वारा संचालित और स्वामित्व रखने वाला, या व्यक्ति द्वारा स्वामित्व रखना और संचालित किया जाने वाला उद्योग कैसा है, निजी क्षेत्र का उद्योग है। इसमें आप किसको, बजाज, ये सब के नाम देख सकते हैं। डाबर है, अंबानी, जियो है, अंबानी ग्रुप है ना, आदित्य बिरला ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप्स के नाम आप सुने होंगे। ये सब क्या है, निजी क्षेत्र के। संयुक्त में क्या होता है, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, उसमें जैसे आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये होते हैं क्या, संयुक्त उद्योग। एक है सहकारी उद्योग भी। ये क्या भाई, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। सहकारी उद्योग क्या है, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक के हाथ में हो, या श्रमिक के हाथ में हो, या फिर दोनों के हाथ में। कच्चे माल की पूर्ति के जो पूर्ति करने वाले उत्पादक हैं, या उसके जो श्रमिक हैं, या फिर उसके जो दोनों हाथ में। संसाधनों का कोष क्या होता है, इसमें याद रखना सहकारी उद्योग में कि संसाधनों का जो कोष संयुक्त होता है। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग केरल के नारियल पर आधारित होंगे। महाराष्ट्र का जो चीनी उद्योग है वो केरल के नारियल उद्योग पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग, ये क्या भाई, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योगों की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, सबसे अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। कपड़ा उद्योग है ना, आज भी देश का अकेला उद्योग जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है, ठीक है। ये ध्यान। सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया, सफल सूती वस्त्र उद्योग चंगुन में, मुंबई में।
पहला सफल उद्योग है। लेकिन पहला सूती वस्त्र उद्योग भारत में कहाँ लगा था? कोलकाता में सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक है। किला यूरोप दो, था। हाँ बिल्कुल, यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था, भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसा हुआ, दोनों विश्व युद्धों के दौरान ऐसा हुआ। ठीक है। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। शुरुआती वर्षों की बात है भाई। कपास की उपलब्धता क्यों ऐसा है कि गुजरात और महाराष्ट्र में ही कपास उत्पादन क्षेत्र सीमित रहे? उसके कारण रहे हैं कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु। ये कुछ कारक हैं जिनकी वजह से शुरुआती सालों में कपास उत्पादन क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में तक है ना। इन्हीं सब कारकों की वजह से स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला। ये आपको याद रखना है। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है। कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कटाई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों को ये जीविका प्रदान करता है। किसको किसको जीविका दे रहा भाई? देखो, एक तो स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला है क्योंकि वहां पर कपास की उपलब्धता रही, बाजार की उपलब्धता रही, परिवहन की उपलब्धता, पत्तनों की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, नमी युक्त जलवायु की उपलब्धता रही। इस वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में कपास उत्पादन के लिए स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला। कपास उत्पादन से संबंधित किनको किनको रोजगार मिला? तो सबसे पहले तो किसान को मिला, कपास चुनने वाले जो थे उनको रोजगार मिला, जो गांठ बनाने वाले थे उनको भी मिला, फिर कटाई करने वाले जो थे उनको मिला, फिर जो रंगाई करने वाले उनको दिया गया, डिजाइन बनाने वाले उनको भी मिला, पैकेट बनाने वालों से लेकर सिलाई करने वालों तक को जीविका प्रदान की गई। ओके। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। मतलब एक तरीके से ये बोल दिया जाए कि कपास उद्योग या वस्त्र उद्योग की वजह से क्या क्या होता है? रसायन, रंजक, मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री तथा इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। मतलब रसायन, रंजक, मिल स्टोर, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए क्या काम करता है कपास उद्योग या वस्त्र उद्योग? एक सहायक के तौर पे, है ना, उसके विकास को बढ़ावा देने के रूप में कार्य करता है। भाई कपास का उत्पादन नहीं होगा तो रसायन, रंजक, मिल स्टोर का क्या काम है? बात समझे? कपास का उत्पादन नहीं हो, पैकेजिंग सामग्री, उत्पादन वस्त्र का नहीं हो तो पैकेजिंग सामग्री का क्या जरूरत पड़ेगा? इंजीनियरिंग उद्योग की क्या ही जरूरत? जो कपड़े की बुनाई बुनाई करने वाले मशीनें हैं उनकी क्या जरूरत अगर ऐसा कुछ ना हो? यदि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में केंद्रित, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। ठीक है। चलिए, भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला होता है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघा, विद्युत करघा और मिलों में होता है। ठीक है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घर में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। ठीक है। हाथ से जो खादी कुटीर उद्योग है ये बुनकरों को उनके घरों में रोजगार देता है। ठीक है। महात्मा गांधी सूत्रकात ने खादी बुनने पर क्यों बल दिए थे? ये आपके लिए प्रश्न भी बन सकता है। हमारे देश में विद्युत चालित करघों, हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश भी कौन कौन है? भारत में जो सूती वस्त्र बनते हैं उनके आयातक देश कौन कौन से हैं? यूएसए भी है भाई, आयात करता है। इंग्लैंड भी है, रूस है, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका के देश इसमें शामिल है। यहाँ सब आयात होता है भारत के सूती वस्त्र का। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। इतना लंबा चौड़ा हिस्सा है भारत के किसका? सूती रेशे का विश्व व्यापार में 1/4 हिस्सा, 1/4 भागीदार है ये। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है।
ठीक है ना? हो सकता है किसी के यहाँ पे। इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। ठीक है ना? ये कुछ समस्याएं हमारे पास हैं, उच्च स्तर का धागा नहीं हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, कताई करने वाले जो सूती धागे का निर्यात कर लेते हैं ये लोग, और परिधान निर्माता जो होते हैं वो कपड़ा मंगवाते हैं। धागा 85 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपया प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों जरूरी है? कि हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की जगह अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई देखो, धागे का निर्यात करने का मतलब रोजगार में कमी है, रोजगार नहीं मिलेगा, फिर धागे का निर्यात हो गया। अब अगर हम बुनाई वाला काम करवाते हैं तो उसमें कई तरीके के लोगों को शामिल किया जाएगा, बात समझे? रंगाई करने वाला भी शामिल होगा, एक मशीन को चलाने वाला शामिल होगा, कोई कपड़े की नाप रखने वाला शामिल होगा, है ना? बात समझ रहे हैं ना? जी सर। कई तरीके, कई लेवल से गुजरना पड़ेगा, कई लेवल की नौकरियां मिलेंगी उसमें, तो रोजगार की भरपाई होगी, रोजगार मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। जीवन स्तर में भी सुधार होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी में वृद्धि होगी, उनके परचेजिंग पावर पैरिटी में सुधार होगा, उनके होगा यही सब ना भाई, देश की इकोनॉमी में वृद्धि होगी। इस वजह से यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के महत्व उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, लंबे रेशे की कपास, इस पे प्रश्न पूछा गया है, ये भारत में होता है, दर्ज की गई, तथा इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, विशेषतः बुनाई और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। मतलब ये जो लंबे रेशे की कपास है इसका हमें आयात करना पड़ता है, फिर भी, है ना? इसके उत्पादन में वृद्धि भी हुई है, फिर भी हमें आयात करना पड़ता है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, बुनाई और इससे संबंधित क्षेत्रों में जो विद्युत आपूर्ति, अनियमित विद्युत आपूर्ति है, या फिर नई मशीनरी की जो कुशलता की कमी है, उनकी ज़रूरतों को अगर हम पूरा कर लें तो हमें लंबे रेशे की कपास को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये लंबा रेशा कपास क्या होता है? लंबा रेशा कपास का मतलब है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता भी, ये भी चलिए ठीक है। अन्य समस्याएं और भी क्या क्या समस्याएं हमारे यहाँ? श्रमिक उत्पादकता, कम श्रमिक उत्पादकता है, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें भी हैं। पटसन उद्योग, ये क्या है? भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, बरकरार है। बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक भी भारत है। 10-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग हुआ कर, 10-11 की बात है। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। सर पहले ये बताइए ना, पटसन क्या होता है? ये पटसन होता है पटुआ। पेटुआ का नाम सुना कभी आपने? तो जिसका बोरा बनता है, सन आलू का रस्सी बनाने का, जो रस्सी बनाने जाता है, जिससे रस्सी बनाई जाती है, आलू का बोरा सर, पटसन क्यों होता है ना? हाँ, जूट वाला जो बोरा आता है ना, वो उसी से बनता है। ओ, जो खटिया भी बीना जाता है उसी से? हाँ, वो भी जूट का ही बनता है, ठीक है। भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया? कोलकाता के निकट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रिसरा में 1855 में। 1947 में देश के विभाजन के बाद क्या हुआ, ये भी आया हुआ पेपर में। पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में चले गए। मिले तो यहां रह गई, क्षेत्र चला गया, ये आपको याद रखना है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के कई सारे कारण हैं। कारण क्या भाई? पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, पहली चीज। सस्ता जल परिवहन, दूसरा। तीसरा कारण सड़क है, चौथा रेल है, पांचवा जल परिवहन का जाल है। इसके बाद कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे पटसन को संशोधित करने में प्रचुर जल भी उपलब्ध हो जाता। पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना, ये सारे कारण हैं हुगली नदी के तट पर पटसन उद्योग के स्थित होने का कारण, ठीक है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ी समस्या है। प्रतिस्पर्धा क्या होता है? कंपटीशन,
ओके। ठीक है। यद्यपि पटसन पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, जो पटसन पैकिंग की अनिवार्यता जो तय की गई सरकार के द्वारा, उसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ी है। ठीक है। तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार कौन है? तो पटसन के प्रमुख खरीदार भैया अमेरिका है, कनाडा है, घाना है, सऊदी अरब, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने फिर से जूट उत्पादों के लिए एक अवसर प्रदान किया है। जूट के उत्पादन को लेकर फिर से एक अवसर कैसे मिला है? तो मिला है जैव निम्नीकरण पदार्थों के विश्व की बढ़ती जागरूकता और बढ़ता वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन। इस वजह से, है ना, फिर से जूट उत्पादों के लिए एक नया अवसर मिला हुआ है। आगे चले, चीनी उद्योग की बात करें। भारत का चीनी उद्योग उत्पादन विश्व में दूसरा है, लेकिन गुड़ खांडसारी के उत्पादन में पहला है। गुड़ और खांडसारी में पहला है आज भी, दूसरा है आज भी। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। कच्चा माल भारी होता है तो क्या है, इसमें जो कच्चा माल उपयोग किया जाता है, कच्चे माल का मतलब गन्ने का उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है, भारी होता है। धुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में फैली हुई दिखती हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में हिस्सा है। यह उद्योग मौसमी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उद्योग मौसमी उद्योग है, सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त क्यों है? क्योंकि एक मौसमी उद्योग है। मौसमी उद्योग होने के नाते यह सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिण पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका कारण क्या रहा है? अब देखिए, हमने एक दिन आपको बताया ना, दक्षिण भारत में इनके मूव होने का कारण क्या रहा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है और मेंस में पूछा गया सवाल है ये। ऐसा वैसा तो नहीं बोल रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, तो क्या क्या है भाई? गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा मुख्य कारण यह है। दक्षिण भारत के गन्ने में आपको अधिक सुक्रोज की मात्रा उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा सुक्रोज मिलेगा। दूसरी, वहां की जो थोड़ी ठंडी जलवायु है ना, वो गुणकारी होती है। इसके अलावा राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं, ये भी एक कारण है। और भी कारण है भाई, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, बाजार की उपलब्धता है, परिवहन की उपलब्धता है, पत्तन की उपलब्धता है, बिजली ऊर्जा की उपलब्धता है, सस्ते श्रम की उपलब्धता, ये सारे भी कारण हैं चीनी उद्योग को उत्तर भारत से दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने। लेकिन चुनौती भी कई सारी है इसकी। तो चुनौतियां क्या क्या हैं? चुनौती देखें तो ये उद्योग का अल्पकालिक होना। अच्छा, एक चीज और, जो इसका दक्षिण भारत की ओर स्थानापन्न हुआ ना, इसका एक कारण यह भी है, वहां पे पेराई की लंबी अवधि चलती है। पेराई की लंबी अवधि है, हम सब क्या छोटी अवधि में काम होता है। मतलब मिलें जो है ना, लंबे समय तक चलती रहती हैं। बात समझ रहे हैं ना, ये बात। इसके उद्योग का अल्पकालिक होना, ये एक चुनौती है। चुनौती और है, पुरानी और असक्षम तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक चुनौती है। चुनौती है परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में ना पहुंचना। साथ ही साथ जो बगास होती है ना, इसकी बगास जिसको खोई बोलते हैं, इसका अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। खनिज आधारित उद्योग, ये क्या है? वो उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वो होते हैं खनिज आधारित। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? देखो भाई, खनिज आधारित उद्योग का मतलब है जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वो होते हैं खनिज आधारित उद्योग। ये बात हमको याद रखनी है। उसमें लोहा और इस्पात उद्योग की बात करेंगे। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं, है ना। मिट्टी की, लकड़ी की, लोहा की। हाँ, तो लोहे की बनती, लोहा इस्पात की बनती हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग क्या हुआ? एक आधारभूत उद्योग हो गए। ये सर ये कल भी पढ़ा। हाँ, विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। इस्पात के उत्पादन और खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना, इस्पात का उत्पादन कितना हो रहा है और उसकी खपत कितनी हो रही है, ये एक देश के विकास का पैमाना हो सकता है, माना जाता है। लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। ठीक है ना। लोहा और इस्पात उद्योग क्या है?
भारी उद्योग है। और भारी उद्योग क्यों है? क्योंकि ये इसमें प्रयुक्त जो कच्चा और तैयार माल होता है, ये दोनों के दोनों भारी भी होते हैं, स्थूल भी होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की जरूरत भी पड़ती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात कैसे होना चाहिए? ये पेपर में आया हुआ भाई। इसके लिए क्या चाहिए? लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर अनुपात क्या होना चाहिए भाई? 4:2:1 का अनुपात। ये पेपर में पूछा गया है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा, ये भी आया हुआ है। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की जरूरत पड़ती है। 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा माल इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 2018 की बात। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने आंकड़ा दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, उत्पादन लगातार बढ़ा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ भी बढ़ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो घट गया। फिर से बढ़ा है, लेकिन आ गया वापस, कम हो गया। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है? इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग, बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन किया जाता है, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन होगा। उसके बाद क्या होगा? झोंकदार भट्ठी, जो लौह अयस्क को गलाया जाएगा, जहाँ पे गलाया जाना है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज के रूप में मिलाया जाता है और धातु का मैल हटाया जाता है। चूना पत्थर को मिलाकर क्या करते हैं? धातु का मैल हटाते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखना, पेपर में आए हुए हैं। कोक मींस कोयला वाला। तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है, जिससे ढलवां लोहा तैयार होता है। ढलवां लोहा कैसे होगा? सांचों में ढाल के। इस्पात कैसे बनेगा? तो ढलवां लोहा को फिर से गलाया जाता है, ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता को हटाया जाता है। मतलब ढलवां लोहे की अशुद्धता को हटाने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। क्या क्या शुद्ध किया जाता है मिलाकर भाई? मैग्नीज, निकल और क्रोमियम। ठीक है, अच्छा एक मैप देखे थे ना अभी हमसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, ये हमें याद रखने हैं ये सब चीज़ें। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक चीज़ इन्होंने दे रखा है, ये है लोहा इस्पात संयंत्र। लोहा इस्पात संयंत्र आपको कहाँ नजर आ रहा है? ये वाला एरिया पूरा, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सेलम कहाँ, भद्रावती, विजयनगर कहाँ, भिलाई, राउरकेला या जमशेदपुर, बर्नपुर कहाँ है? तो कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, तो हमको ये नाम और राज्य जरूर पता होने चाहिए। क्यों फेमस है ये भी पता होने चाहिए। ये क्या है? लोहा इस्पात संयंत्र है, इन सब जगहों पे लगे पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये वस्त्र उद्योग वाला था, सूती वस्त्र। देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है आपको सूती वस्त्र, कहाँ कहाँ मिल रहा है? मदुरई तमिलनाडु है ना, कोयम्बटूर तमिलनाडु है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, जलगांव, वर्धा महाराष्ट्र में नजर आया। इसके बाद निकल चलो सूरत की तरफ, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, ये गुजरात में नजर आ गए। इसके बाद एमपी में आ जाओ, इंदौर, देवास और उज्जैन। इंदौर, देवास, उज्जैन, ये तीन आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश में। फिर कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सूती वस्त्र वाला? आपको आगरा मिल रहा है, मुरादाबाद मिल रहा है, कानपुर में भी मिल रहा है। इसके बाद आ जाओ, अपना ये यूपी है भाई। फिर बंगाल में आओ, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, ये इन जगहों पे आपको सूती वस्त्र के कारखाने नजर आएंगे। ठीक है ना, सूती वस्त्र इन सब जगहों पे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, कई बार ऐसे सवाल होते हैं। अब ऊनी वस्त्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो भैया श्रीनगर में दिख रहा, अमृतसर दिख रहा, लुधियाना है, पानीपत, गुरुग्राम, बीकानेर देखो राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में है, ग्वालियर आपका एमपी में है, आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर, ये दिख रहे हैं आपको। वाराणसी नहीं, मिर्जापुर, और इधर एक है बंगलुरु। तो यहाँ पे ऊनी वस्त्र कारखाने नजर आ रहे हैं।
अब रेशमी वस्त्र कहाँ कहाँ नजर आएंगे? तो मैसूर है, कोलार है, बेंगलुरु है, बेलगावी। बेलगावी कहाँ दिख रहा है? कर्नाटका में, ठीक है। इसके अलावा आपको और कहाँ दिख रहा होगा? बोकारो है, बांकुरा, बांकुरा है, बांकुरा मतलब पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बांकुरा के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में भी रेशमी वस्त्र आपको देखने को मिल जाएंगे। वाराणसी, वाराणसी के साथ साथ बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में भी आपको मिलेंगे। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कहाँ पर कौन कौन सा स्थान केंद्र है जहां पे सूती और ऊनी वस्त्र का उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर ऊनी और रेशमी वस्त्र का उत्पादन हो रहा है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो श्रीनगर आप देख रहे हैं, तो श्रीनगर में क्या क्या मिल रहा है? ऊनी मिल रहा है, रेशमी मिल रहा है भाई, ठीक है। कानपुर में क्या क्या मिल रहा है? तो सूती और ऊनी मिल रहा है, बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद मुर्शिदाबाद में देखेंगे तो मुर्शिदाबाद में आपको सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र मिल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। इस तरीके से बेंगलुरु की बात करेंगे तो ऊनी और रेशम मिल जाएगा। मुंबई की बात करेंगे तो ऊनी और सूती दोनों मिलेंगे आपको। अहमदाबाद में देखेंगे तो ऊनी और सूती मिल जाएंगे। इस तरीके से हमको याद रखना है, बात समझे, क्लियर रखना है ये सब चीजें। चलो आगे चलते हैं। हो गया है। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र होते हैं जिनमें विद्युत भट्टी, मिनी इस्पात उद्योग के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसमें विद्युत भट्टी आती है, रद्दी इस्पात आता है, स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं, ठीक है। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है। संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने, उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। एक संकलित इस्पात संयंत्र क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या होगा? कच्चा माल होगा, कच्चे माल से लेकर इस्पात बनाना, उसको ढालना, आकार देना, सारे काम होंगे उसमें संकलित इस्पात संयंत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बेचते हैं। सेल, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो सभी उपक्रम हैं वो सेल के माध्यम से अपना इस्पात बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक, इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी कौन है? तो चीन है। सबसे ज्यादा खपत भी यही करता है, सबसे बड़ा उत्पादक भी यही है। भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। अधिकांश, ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए स्टेटमेंट के रूप में। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इस प्रदेश मतलब छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की बात है। अनुकूल परिस्थितियां क्या है भाई? लौह अयस्क की कम लागत है, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता है, यहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता है। ये सारी चीजें शामिल हैं। इस वजह से इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए कई सारी अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां विद्यमान हैं, ठीक है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए। तो संपूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए, जबकि बहुत बड़े उत्पादक देश हैं। बहुत बड़े उत्पादक देश होने के बावजूद भी हमने इसके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। तो उसके कारण क्या रहे हैं? तो कारण है उच्च लागत, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, अविकसित अवसंरचना। समझे? ये इसके कारण है। बात समझ रहे हैं भाई? लौह इस्पात उत्पादक बहुत बड़े होने के बावजूद भी हम इसकी पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या क्या है? उच्च लागत है, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है, कम श्रमिक उत्पादकता भी है, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है और अविकसित अवसंरचना भी इसमें शामिल है। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। हमारा जितना भी डिमांड है वो सब यहीं से हम पूरा कर लेते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के अनुसंधान विकास के संसाधनों को नियत करने की जरूरत है, ठीक है। ये यहाँ पे तुलना कराई गई है। नाल्को, एल्यूमिनियम प्रगलन, स्मेल्टिंग जिसको बोलते हैं, ये क्या भाई? इसके बारे में देखें तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये आपसे पूछा गया एग्जाम में आ चुका है, आपको पता रहना चाहिए। ये हल्का होता है, ये भी पता रहे, जंग अवरोधी है,
ऊष्मा का सुचालक भी है, ये भी सब आए हुए हैं पेपर में। लचीला होता है, अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखने की जरूरत है। कई उद्योगों में इसका महत्व कैसे है? इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। इसका महत्व क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। विकल्प किसका भाई? इस्पात का भी विकल्प हो सकता है, तांबा का विकल्प हो सकता है, जस्ता का भी विकल्प हो सकता है, शीशा का भी विकल्प हो सकता है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ नजर आएंगे? तो उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं प्रगालकों में। प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रगालक जो स्मेल्टर्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है? बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कच्चा माल जो बॉक्साइट है वो क्या है? भारी है, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, गहरे लाल रंग की चट्टान के जैसा होता है और साथ ही साथ भारी भी होता है। ठीक है, प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की यहाँ पर हम देख लेंगे अभी। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण जरूरतें रही हैं, दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं इसकी स्थापना क्या रही हैं? नियमित ऊर्जा की पूर्ति, कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये क्या भाई? एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम तथा अयस्क का अनुपात होता है। 4 से 6 टन बॉक्साइट चाहिए, उससे फिर मिलेगा 2 टन एल्यूमिना, फिर उसके बाद 1 टन एल्यूमिनियम तैयार होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? बॉक्साइट जो कि कच्चा माल होता है, बॉक्साइट का खनन किया जाता है, परिवहन रेल या समुद्री जहाज के माध्यम से इसको फिर फैक्ट्री में कहीं पहुंचाया जाएगा, एल्यूमिना बनाया जाएगा। एल्यूमिना कैसे बनेगा? बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन। एल्यूमिना शोधशाला, एल्यूमिनियम की शोधशाला में पहुंचाया जाएगा परिवहन के माध्यम से। इसमें क्या किया जाएगा? प्रगालक स्तर तक भारी अयस्क का पहुंचना, ये होता है इसका मतलब होता है शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक, फिर कोयला खान से पीट, ये फिर उसके बाद क्रायोलाइट, एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। ये आपको पता होना चाहिए क्रायोलाइट क्या होती है। यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम प्रगालक यहाँ पे है, एल्यूमिनियम प्रगालक, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम तैयार होगा, है ना? इस तरीके से बनाया जाएगा। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्यूमिनियम के बर्तन निर्मित करता है। ठीक है, यह प्रगालकों से एल्यूमिनियम प्राप्त करता है, किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। सभी निर्मित जो बर्तन होते हैं एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत सबसे अधिक लागत वाला है और क्यों है? परिवहन का सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है, क्यों है? क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्यूमिनियम प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी, वो भी क्यों? तो पैकिंग जो होगा वो उसका रेट तो अच्छा रहेगा ना भाई, ज़्यादा ही रहेगा। रसायन उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा, फैल रहा है। रसायन उद्योगों की बात करेंगे, विनिर्माण क्षेत्र की बात हो रही है तो उद्योगों की बात होनी है। उद्योगों में भी कई सारे उद्योग के बारे में हम देख चुके हैं, अभी हम रसायन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा, फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। एशिया में तीसरा और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 12वां स्थान है। इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां शामिल होती है। रसायन उद्योग में आप देखेंगे तो इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, ये बात हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में याद रखना है। इसके बारे में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किस किस में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कैसे किया जाता है ना, ऐसे पूछे जाते हैं सवाल। तो इसमें उर्वरक में भी होता है, कृत्रिम वस्त्र के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, गोंद के, रंग रोगन और डाई के निर्माण में इनका यूज किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश का यूज अगर देखें तो ये कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक और कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं। ठीक है ना, ये और कास्टिक सोडा, ये सब शामिल है किसमें? अकार्बनिक रसायन में।
एक तो हमको ये पता चल गया कि अकार्बनिक रसायन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, दूसरा हमको ये भी पता चल गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, साथ ही साथ सोडा ऐश का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, याद रखना ये चीजें। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? जबकि कार्बनिक रसायन की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या शामिल होगा? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, औषध रसायन के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, इनका यूज इन सब में होता है। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित होते हैं। जो कार्बनिक रसायन उद्योग होते हैं वो कहां पर स्थापित होते हैं भाई? तेल शोधनशाला या फिर पेट्रो रसायन संयंत्रों के आसपास में स्थापित होते हैं। ये भी स्टेटमेंट के रूप में आपको ध्यान रखना होगा। कार्बनिक रसायन में कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं? कार्बनिक रसायन किस लिए स्थापित किए जाते हैं? कार्बनिक रसायन उद्योग। अकार्बनिक रसायन उद्योग में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, किनका किनका विनिर्माण किया जाता है, और अकार्बनिक रसायन में रसायनों का क्या उपयोग होता है, सब कुछ पता रहना चाहिए। ठीक है, इतना हमें याद रखना भाई। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। रसायन उद्योग जो है एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। उत्पादक तो है ही है, उपभोक्ता भी होता है रसायन उद्योग। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? उत्पादक तो है, उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी है वो। वैसे ही रसायन उद्योग भी क्या है भाई? एक बड़ा उपभोक्ता है, उत्पादक भी है ना। ठीक है, रसायन उद्योग क्या है भाई? उपभोक्ता है, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि या उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ठीक है, आधारभूत रसायन होते हैं जिनको एक प्रक्रिया से गुजार कर फिर और भी प्रकार के रसायन उत्पन्न किए जाते हैं ना। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो औद्योगिक अनुप्रयोग के रूप में किया जा सकता है, उनका उपयोग फिर से कृषि के क्षेत्र में किया जा सकता है, उनका उपयोग उपभोक्ता बाजारों के लिए भी किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा था सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल से क्या क्या तैयार कर लेते हैं? कृत्रिम वस्त्र में भी इसका यूज कर देते हैं, उर्वरक में भी, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, इन सब में इसका यूज होता है। उसी तरीके से जो आपका सोडा ऐश था वो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, शोधक अपमार्जक के रूप में, कागज में इसका यूज किया जाता है। अब बात करेंगे उर्वरक उद्योग की। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, खास करके यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक, डीएपी, अमोनियम फास्फेट मिश्रित उर्वरक, जिसमें तीन मुख्य पोषक उर्वरक मिश्रित वाले में कौन कौन आते हैं? एक आता है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास ये शामिल हैं कि उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटास जो होता है ना, पूरी तरह से आयात किया जाता है। ये पेपर में पूछा गया है, तो ये हमें याद रखना, पूरी तरह से हम इसके आयात पर निर्भर हैं। ये बात याद रखनी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटासियम यौगिकों के भंडार नहीं है। बात समझे? मतलब पोटास के मामले में भारत क्या है? पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, जिसका मूल कारण है कि भारत में पोटासियम यौगिकों के भंडार का न पाया जाना। ठीक है, हरित क्रांति के बाद यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। कौन कौन? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, ओडिशा है, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये उर्वरक उद्योगों की बात है, जहां पे इन सबका उत्पादन होता है एक लेवल से, एक सीक्वेंस से। ठीक है ना। सीमेंट उद्योग की बात करें, निर्माण कार्य कौन सा भाई? नाली बनाना है तो सीमेंट का यूज होगा, घर बनाना है तो यूज होगा, सड़क बनाना तो यूज होगा, है ना। निर्माण कार्य यही सब है। पुल बनाना है तो भी, हवाई अड्डा बांध है, कुछ भी ऐसी चीजें बनानी है तो आपको सीमेंट का यूज करना पड़ेगा। बात समझ रहे? घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल, जैसे भारी स्थूल कच्चे माल की कौन सी जरूरत पड़ती है? कौन से कच्चे माल की? तो चूना पत्थर की जरूरत पड़ेगी, सिलिका की जरूरत पड़ेगी, जिप्सम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ रही है? चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की। रेल परिवहन के अलावा इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है। रेल परिवहन भी जरूरी है इसके लिए,
और साथ साथ कोयला भी जरूरी है, विद्युत ऊर्जा भी जरूरी है। बात क्लियर हुई? इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहां से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। तो जो गुजरात में लगाई गई इकाइयां हैं सीमेंट की, उनके लिए बाजार कौन सा है? खाड़ी देशों का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहां लगाया गया था? 1904 में लगाया गया और वो भी चेन्नई में लगाया गया। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का प्रसार हुआ। अच्छा, पहला सीमेंट उद्योग जो 1904 में लगाया गया, वहां पर सीमेंट बनाने का काम किससे शुरू किया गया था? फिर स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अलावा पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया के बाजारों में इसकी मांग बढ़ी। यह उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है? घरेलू मांग में वृद्धि की जा रही है और पूर्ति में भी वृद्धि किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मोटर गाड़ी उद्योगों की बात करें तो मोटर गाड़ी उद्योग यात्रियों, सामान के तीव्र परिवहन के साधन होते हैं। मोटर गाड़ी भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया, बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। भारत में विभिन्न केंद्रों पर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ी, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई। जब क्या हुआ? उदारीकरण आया, है ना। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास स्थित है। मोटर गाड़ी जो उद्योग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्या क्या आता है? ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक क्या किए जाते हैं भाई? बनाए जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कहां कहां हैं? तो मुंबई है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां हुआ है? तो सर्वाधिक संकेंद्रण की अगर हम बात करेंगे तो आपको बेंगलुरु मिल जाएगा, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास। भारत में अगर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास अच्छा खासा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी सफल हुआ है उद्योग, तो उसका कारण क्या है? कारण भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण क्या है? यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती, इन उद्योगों से वृद्धि और विकास तो होता है भाई, इनके द्वारा बढ़ते भूमि, जल, वायु, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। फायदा तो है, नुकसान भी है, उस नुकसान को ऐसे इनकार नहीं कर सकते। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी। कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। ताप विद्युत गृह किसमें आता है? प्रदूषण के करने वाले उद्योगों में। वायु प्रदूषण की बात करें, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो वायु प्रदूषण कैसे है भाई? अधिक अनुपात में अनचाही गैसों का वायु में उपस्थित होना वायु प्रदूषण है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं और हम कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बात कर सकते हैं। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं। निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रवीय। धूल देख सकते हैं, स्प्रे, कुहासा, धुआं। रसायन और कागज उद्योग, ईंट के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते। तो धुआं कौन कौन निष्कासित कर रहा है? कागज उद्योग भी करता है भाई, ईंट का भट्ठा तो बहुत ही कर रहा है ना। तेल शोधनशाला से भी होता, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म, इन सबसे क्या होता है? धुआं निष्कासित होता है बड़ी मात्रा में। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। कि आप भोपाल गैस त्रासदी विषय में जानते हैं। वायु प्रदूषण क्या करता है? मानव स्वास्थ्य
पशुओं, पौधों, इमारतों, पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण, है ना। आगे देखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से। याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न जो था वो स्टेटमेंट के रूप में था। स्टेटमेंट जो था कुछ ऐसा था कि उद्योगों द्वारा या औद्योगिक केंद्रों के द्वारा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़े जाने से जल प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ अकार्बनिक की बात नहीं है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही छोड़े जाते हैं। ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक के रूप में देखें, ये भी आया हुआ पेपर में, तो कागज है, लुगदी है, रसायन है, वस्त्र है, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशाला है, शालाएं लिखा है, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है। ये सब क्या है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण, भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, रसायन, कार्बन, प्लास्टिक, रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। कौन करते हैं ये जिन उद्योगों की हमने अभी बात की हुई है, ये सब उद्योग ये सब चीज़ों को फेंकते हैं। और भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में आपको क्या क्या मिल जाएगा, फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियां, ये आपको मिल जाएंगे मुख्य अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। बात करें तापीय प्रदूषण, जब कारखानों, ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों, तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। कैसे होता तापीय प्रदूषण, जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदी, तालाब में छोड़ा जाता है तो वो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ये शब्द आपको पता होना चाहिए कि तापीय प्रदूषण क्या है। ठीक है, ये क्या कहाँ से होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण, कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बना देता है। मतलब जल प्रदूषण जो है, मृदा प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात समझिए, जल प्रदूषित है वो मिट्टी पे जाएगा, मिट्टी को निम्नीकृत करेगा, बंजर बनाएगा। मिट्टी का भी जल से संबंध अपना है ना। मिट्टी का कटा होगा क्या करेगा, पानी गंदे ना करेगा भाई। यस सर। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। बात करें हम ध्वनि प्रदूषण की, तो ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप और अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती। ध्वनि प्रदूषण क्या क्या बढ़ता है, खिन्नता आती है, उत्तेजना भी बढ़ती है, श्रवण असक्षमता हो जाती है, हृदय गति, रक्तचाप, अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि सीए, औद्योगिक निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यंत्र, विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अधिक ध्वनियां आपको यहां सबसे मिलेंगी। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, ये क्या है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ उपाय हैं, जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, ये कर सकते हैं। और भी उपाय हैं, देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो ये आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा खासा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, नदियों, तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। और औद्योगिक अपशिष्ट निपटान का, अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में होता है। एक तो यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थों को छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। दूसरा आता है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन होता है। पहला होता है यांत्रिक साधन से, दूसरा होता है जैविक प्रक्रिया से और तीसरा होता है जैविक रासायनिक भौतिक प्रक्रिया द्वारा। इसमें अपशिष्ट जल को क्या किया जाता है, पुनर्चक्रण के द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। ठीक है,
जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। जहां पर भूमिगत जल का स्तर कम हो वहां पर वही प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियां और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, क्या क्या होना चाहिए? ऊंची चिमनी होनी चाहिए, चिमनी में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण होना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स स्क्रबर उपकरण, गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। ओके, ठीक है। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, मशीन और उपकरण का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो, कम ध्वनि प्रदूषण हो। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम भी हो, ध्वनि प्रदूषण कम कर, ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए, जो हम नहीं करते। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास आकार की जरूरत है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। एनटीपीसी ने कोई मार्ग दिखा रखा कि वो कुछ किया है। रामागुंडम संयंत्र भी नीचे दिखाया गया है। ठीक है, रामागुंडम संयंत्र भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली एक मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र भी है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन जैसे खनिज तेल, जल, गैस, ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है। इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। जैसे कौन से उपाय द्वारा संभव है ये जो काम कर रहा भी? उसके लिए आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके, विद्यमान उपकरणों में सुधार करके, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर, अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन कर, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, और सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। ये कुछ इन्होंने उपाय किए हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा भाई? प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन संरक्षण नीति का सही ढंग से पालन किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। इन्हीं नीतियों को अगर अपनाया जाए तो अन्य संस्थाएं भी इन नीतियों को अपनाकर इस बात को बढ़ावा दे सकती हैं, है ना?